मुझे जब निमंत्रण मिला यहाँ पे आने का, मैं काफी अचंभित हुआ, क्योंकि मैं आपके परिवार से बहुत परिचित नहीं हूँ, नजदीक से, दूर से हूँ, और आप लोगों का बहुत आदर करता हूँ। ये आदर शुरू से नहीं था, धीरे धीरे हुआ, और ये जो यात्रा है इसी को मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं उस बिगड़ी हुई वर्ग का प्रतिनिधित्व हूं जिसको लोग पढ़ा लिखा कहते हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई और फिर उधर से जिस तरह का दिमाग बना और आज जिस तरह का दिमाग है, इस यात्रा में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इस यात्रा की ये यात्रा इंडिया से शुरू हुई और भारत तक पहुंची, और उसमें लोक ने स्वतः प्रवेश किया। स्वतः, मुझे बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ी। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ, जैसा अभी केटकर जी ने बताया। शुरू की पढ़ाई लिखाई वहीं हुई, और एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ समाजवादी धारा बहती थी। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी शुरू के दिनों में, बाद में दोनों के संबंध विच्छेद हुए तो जयप्रकाश जी मेरे नाना के यहाँ रहने लगे और डॉक्टर लोहिया मेरे घर पे आते थे। मेरे ताऊ जी के बहुत अच्छे मित्र। लोहिया जी के साथ साथ अनेक अन्य लोग, कर्पूरी ठाकुर, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, राजनारायण जी, ये सब का आना जाना लगा रहता था। मैं बहुत गर्व करता था कि हमारा घर, मैं उस परिवार से हूँ जो लोगों की चिंता करता है, देश की फिक्र करता है। कलकत्ता वो जगह है जहाँ अंग्रेज़ों ने अपने पाँव सबसे पहले जमाए, और उस जहाँ पे मैंने बचपन से लेके जब तक मैं स्कूल से निकला, मैंने धीरे धीरे ये देखा कि वहाँ पे एक जो ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की हिपोक्रेसी मुझे समझ में आई। बाद के समय में मैं श्री अरबिंदो को पढ़ रहा था। श्री अरबिंदो जब अलीपुर जेल गए, उसके पहले की बात है, उन्होंने एक पत्रिका निकलती थी, मुझे याद नहीं है, उसमें उनके वो एडिट करते थे और उसमें बहुत लेख उन्होंने लिखे। उसका एक लेख है जिसमें वो लिखते हैं, देयर इज नो पैरेलल टू द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट। ये हिपोक्रेसी क्या है, ये मुझे धीरे धीरे समझ में आई, क्योंकि ये हिपोक्रेसी तो हम में भी है, हम भारतीयों में भी ये हिपोक्रेसी आ गई है। लेकिन ये हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट एक खास प्रकार की हिपोक्रेसी है जो मैंने कलकत्ते में महसूस की। वो हिपोक्रेसी क्या है, जो हिपोक्रिट है उसको पता भी नहीं कि वो हिपोक्रेसी कर रहा है। ये लेफ्ट की हिपोक्रेसी है, ये लिबरल लेफ्ट की हिपोक्रेसी है। इसमें वो एक कार्ल यूंग कहते थे, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 आयाम बताए थे, उसमें से एक आयाम था पर्सोना। पर्सोना वो होता है जो आदमी एक मुखौटा लगाता है लोगों के सामने, जो वो है उससे अलग। तो ये जो लेफ्ट का और लिबरल का जो मुखौटा है वो ऐसा हो गया कि उन्होंने आत्मसात कर लिया है। तो उनकी पर्सनल लाइफ में वो एक तरह का जीवन जीते हैं और पब्लिक लाइफ में दूसरी तरह का जीवन जीते हैं। और पब्लिक लाइफ में जिन विचारों की बात वो करते हैं, जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जिन मूल्यों की बात करते हैं, उसका कोई भी लेना देना उनके साथ होता नहीं। यानी वैल्यूज़ जो है वो अपने से बाहर उन्होंने कर दी है। 3 मुख्य वैल्यू हैं, फ्रीडम, राइट और इक्वालिटी। ये इसकी कितनी भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसका अपने जीवन से कोई संबंध नहीं है। मैं बाद में आऊँगा कि कैसे हमारा साधारण अपने मूल्यों को जीता है। आज का पढ़ा लिखा, आज का लिबरल लेफ्ट अपने मूल्यों को जीने की उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है, पर इसमें मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मैं इसलिए भी अपनी बात कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि मुझे लगता है कि बौद्धिकता यदि अपने अनुभव और सनातन यानी सत्य से जुड़ी हुई ना हो तो वह कहीं भी जा सकती है। वह बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना हो ये ज़रूरी नहीं। इसलिए अपने को संयत और अपने को ईमानदारी से आपके सामने बात करूं, इसलिए भी मैं अपनी बात अपने अनुभव की कर रहा हूं आपके साथ। कलकत्ते के बाद, कलकत्ते में और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को सुनने को मिली।
लेकिन उसको मैं अभी आपके सामने विस्तार अभी नहीं दे रहा हूं। मैं इस बात पे आता हूं कि पढ़े लिखे होने का अहंकार जरूर आया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं इसलिए समझदार हूं। और ये जो भारत के साधारण लोग हैं ये बेचारे हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है और हम जैसे लोगों को उनको अपने जैसा बनाना है। ये एक अनजाने में ये एक विचार मेरे घर अंदर घर कर गया। बीच की कहानी मैं स्किप करता हूं और मैं अब आता हूं 1989। बीच में मैंने इंजीनियरिंग की वगैरह वगैरह, कुछ उद्योग धंधे चलाए। उसके बाद मैं 1989 में मैं मसूरी आ गया इस आशय से कि यहाँ रह के मैं ध्यान करूँगा, विपश्यना करूँगा, बौद्ध दर्शन को जरा गहराई से समझूंगा और साथ साथ यूंगियन साइकोलॉजी को भी समझूंगा, क्योंकि मुझे यूंगियन साइकोलॉजी में और बौद्ध दर्शन में कुछ ऐसा लगा कि इन दोनों में कुछ गठ जोड़ बैठाया जा सकता है। वहाँ रहते रहते ये संयोग था कि मैं गांव निकल जाता था बीच बीच में, सिर्फ उत्सुकतावश कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के मकान कैसे हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है। एक रोमांस था। कुछ 4, 5, 6 बार गया होगा तो वहाँ के लोगों ने पहचान लिया कि यह आदमी यहाँ ही रहता है मसूरी में। और उन्होंने, क्योंकि मैं पैंट कमीज पहनता था, साथ में एक गाड़ी थी, तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और उन्होंने कहा कि लगता है आप कुछ करते नहीं हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा देते, हमारे पास कोई स्कूल नहीं है। तो इस तरह से हमारी पहला तथाकथित स्कूल शुरू हुआ और धीरे धीरे बड़ी तेजी से वो फैला। लोगों ने बहुत सहयोग किया, 1 से वो 35 हो गए कुछ ही सालों में। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया और 3, 4, 5 महीने के बाद वहाँ के बुजुर्ग महिलाओं और बुजुर्ग पुरुषों से जब रिश्ता बना, क्योंकि रिश्ता बनने में समय लगता है, शुरू में तो ऊपर ऊपर की बात होती है, मन की बात कम होती है। जब रिश्ता बना तो वहाँ की बुजुर्ग महिलाओं ने हमें कहना शुरू किया, ये पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है, ये हमें न घर का रखती है न घाट का रखती, और ये जो आप पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं इससे हमारे लड़के दिन भर पैंट में हाथ डाल करके घूमते हैं और अब उनसे घर का काम नहीं होता। और हमारी जो लड़कियां हैं वो अब नेल पॉलिश लगाना सीख जाती हैं और उस रंगे हुए हाथ से गोबर में वो हाथ नहीं जाता। तो आप तो हमारा भला करने आए हैं, लेकिन ये हो कुछ और रहा है। इस तरह की तमाम बातें, बहुत सारी बातें उनसे धीरे 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 हमको सुनने में मिली। और ये ईश्वर की अनुकंपा है कि इस बात ने, ये भी हो सकता था कि ये बात इस कान से सुनते और इस कान से निकल जाती, पर ये ईश्वर की अनुकंपा है कि हमारा ध्यान उसकी सच्चाई पे गया। ये जो बात बोल रही हैं इस बात में दम तो है। और जब इस बात की सच्चाई पे हमारा ध्यान गया तो हमको बहुत सारी चीजें और भी दिखने लगी। कैसे दिखने लगी उसका भी कुछ कारण बने। उसी समय मैंने एक किताब पढ़ी धर्मपाल जी की, द ब्यूटीफुल ट्री। आप लोगों में कई लोगों ने उस किताब को देखा होगा, पढ़ा होगा। ब्यूटीफुल ट्री में पहले में ही उन्होंने 4 लाइन लिखी है महात्मा गांधी की 1931 की चैटम हाउस लंदन में कही गई एक बात। उसमें लिखा है, वी वर फार मोर एजुकेटेड 100 years ago than we are today, and the British dug at our beautiful tree and left the roots exposed, which in due course of time withered away. आज से 100 साल पहले भारत कहीं ज्यादा शिक्षित था और आपने उस पूरी व्यवस्था को आपने प्राय खत्म कर दिया। ऐसा कुछ उन्होंने, महात्मा गांधी ने बोला था, वो ब्यूटीफुल ट्री में इसका उन्होंने कोट दिया हुआ है धर्मपाल जी ने। फिर मैंने वो किताब पढ़ी तो मेरे तो पसीने छूटे लिटरली, क्योंकि मेरी जो धारणा थी, मेरी जो मान्यता थी वो ये थी, और वो ज़्यादातर भारत के पढ़े लिखे, इंडिया के पढ़े लिखे लोगों की धारणा है कि शिक्षा नाम की चीज़ तो अंग्रेज ही भारत में लेके आए। उसके पहले तो कुछ गुरुकुल चलते थे, उसमें वेद पाठ होता था और वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता था। ब्यूटीफुल ट्री पढ़ करके मुझे ये पता चला कि भारत के प्रत्येक गांव में
प्रायः प्रत्येक गांव में एक या एक से अधिक स्कूल चलते थे। उनका नाम कुछ भी हो, पाठशाला हो, लेकिन वो स्कूल की तरह ही थे और उसमें हर तरह की पढ़ाई होती थी। कृषि की भी पढ़ाई होती थी, ज्योतिष की भी पढ़ाई होती थी, गणित की भी पढ़ाई होती थी, व्याकरण की भी पढ़ाई होती थी और जगह जगह स्थान के हिसाब से अलग अलग स्थान में अलग अलग विषय भी बदले जाते थे और ये हर एक गांव में थे। और आपके मद्रास प्रेसिडेंसी के जो थॉमस मनरो की रिपोर्ट है उसको अगर आप देखें तो उसमें तो ये पता चलता है कि स्कूल में आने वाले बच्चे उसमें ब्राह्मण तो थे 5-6%, उसमें बनिए थे 5-6%, उसमें क्षत्रिय थे 5-6%, लेकिन करीब करीब 60-62% बच्चे शूद्र जातियों के थे और करीब करीब 17-18 बच्चे अति शूद्र जातियों के थे। तो यह आज की डेमोग्राफी से बिल्कुल मिलता है। ये जब मैंने पढ़ा तो मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, पर विश्वास क्यों हुआ? क्योंकि किसी अंग्रेज की रिपोर्ट थी। धर्मपाल जी ने इंटरप्रेट नहीं किया है। उनकी काम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, लोग बोलते हैं वो हिस्टोरियन है, वो अलग प्रकार के हिस्टोरियन है। बीएससी भी पास नहीं किए उन्होंने, वो एकेडमिशियन नहीं थे उस फॉर्मल सेंस में। उन्होंने तो देश प्रेम और इस देश को जानने के लिए सारा का सारा काम किया और उन्होंने अंग्रेजों के दस्तावेज को ज्यों की त्यों उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। उसमें कहीं काट छांट नहीं किए, जैसा दस्तावेज है उसको रिप्रोड्यूस किया है। सिर्फ किताब के शुरू में एक लंबा इंट्रोडक्शन लिखा है। तो ये जो रिपोर्ट है ये थॉमस मनरो की है, रिपोर्ट विलियम एडम्स की है, अंग्रेजों के बड़े अधिकारियों की रिपोर्ट है, जिसको आपको मानने को आप बाध्य हैं कि ये क्यों एग्जैजरेट करेंगे, ये क्यों डिस्टॉर्ट करेंगे, ये तो जैसा था वैसा ही लिखा है। तो ये किताब, ये ब्यूटीफुल ट्री जब मैंने पढ़ी तो मैंने धर्मपाल जी से संपर्क किया। सेवाग्राम में रहते थे धर्मपाल जी ने। उसके बाद दिल्ली जब आए तो मेरी मुलाकात हुई और गर्मियों के दिन थे तो मैंने धर्मपाल जी से बोला कि आप मसूरी चलेंगे धर्मपाल जी, तो वो मसूरी मेरे साथ आ गए। वो बात है 1995-96 की। और उसके बाद जब तक उनका देहांत हुआ 2006 में, लगभग हर वर्ष गर्मी के 1.5-2 महीने वो मेरे घर पे मसूरी में बिताते थे। और ये 1.5-2 महीने गुणा 10 जितना भी होता है, ये मेरे जीवन के सबसे अमूल्य समय मुझे मिला धर्मपाल जी के साथ। उसमें हम लोग एक चिड़िया से लेके भारत की राजनीति, छोटे कीटाणु से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों की हम लोग बात करते थे। धर्मपाल जी के लिए कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि उस पर बात नहीं हो सकती है। अंग्रेज़ी नॉवल से लेके प्रेमचंद के नॉवल और आपके पुराने साहित्य, सब चीज़ों की बात होती थी। ये समस्या मैंने धर्मपाल जी के पास रखी कि ये गांव के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी शिक्षा ने हमको बर्बाद कर दिया। तो धर्मपाल जी हंसे और फिर बोले, तुमने महात्मा गांधी को पढ़ा है क्या? तो मैंने सोचा, क्योंकि हम तो सब अज्यूम करते हैं कि हम तो महात्मा गांधी को जानते हैं बिना पढ़े, मैं भी उन्हीं में से एक था। तो मैंने, जब उन्होंने बोला पढ़ा है क्या, तो मैंने बोला 2-4 कोटेशंस के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं पूरा वाङ्मय अंग्रेज़ी में और कलेक्टेड वर्क्स हिंदी में, ये दोनों मैं मंगवाऊँ। 100 वॉल्यूम मैंने मंगवाए और उन्होंने एक लिस्ट मुझे दे दी। और आपको मैं बताऊं, वो लिस्ट में अगर कभी आप महात्मा गांधी को पढ़ें तो धर्मपाल जी का कहना था 1915-16 से लेके 1915-1916, हिंद स्वराज को एक्सेप्शन है, वो 1908 का लिखा हुआ है, वो तो जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन वाङ्मय से अगर आपको पढ़ना हो तो 1916 से लेके 1922 के बीच का आप, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी निर्भीक होकर भारतीय सभ्यता की बात कर रहे, राजनीति की बात ज़्यादा नहीं कर रहे। हम लोगों का में से बहुत का, मेरे इंक्लूडिंग मी, मेरे को गांधी जी के बहुत सारे राजनीतिक डिसीजन से मेरी सहमति नहीं बनती, मेरा मन नहीं बैठता। लेकिन मैंने अपने सैनिटी के लिए गांधी जी को 2 भागों में बांट दिया है। एक तरफ पॉलिटिकल गांधी, एक तरफ सिविलाइजेशनल गांधी। और मैंने सिविलाइजेशनल गांधी का मैं कायल हूँ। तो 1916 से 22 के बीच के जो उनके लेख मैंने पढ़े, उनकी स्पीचेस मैंने पढ़ी, तो मुझे ये समझ में आ गया कि आज जो मेरे गांव में हो रहा है वही 100 साल, 150, 200 साल पहले हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में हुआ। उसमें गांधी एक बात कहते हैं
कि इस अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे घर और हमारे स्कूल के बीच की दूरी बढ़ा दी है। हम घर में अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, या बदन के ऊपर कोई वस्त्र ही नहीं होता, और स्कूल जाते हैं तो कोट पैंट या शर्ट पैंट पहनते हैं। घर में हम आलथी पालथी मार के बैठते हैं, स्कूल जाते हैं तो पाँव लटका कर बेंच पे बैठते हैं। घर में हम अलग तरह की बोली भाषा बोलते हैं, स्कूल में दूसरी तरह की बोली भाषा बोलनी पड़ती है, इत्यादि इत्यादि। यानी सांस्कृतिक आयाम जितने भी होते हैं वो सारे आयाम घर के अलग, स्कूल के अलग हो गए। और बच्चे के मन में, चाहे वो पढ़ाई में तेज हो या ना हो, एक बात बैठी हुई रहती है कि मैं स्कूल में कुछ समझने सीखने के लिए जा रहा हूँ, जो बात घर में नहीं सीखी समझी जा सकती, इसलिए स्कूल जा रहा हूँ। तो वो जब स्कूल में ये सांस्कृतिक आयाम अलग होते हैं, उसके मन में कहीं एक धारणा बैठ जाती है कि मेरा घर ठीक नहीं है, ये स्कूल में जो है ये ज़्यादा ऊंचा है। उसका प्रतिफलन होता है एक हीनता का भाव, और इस हीनता के भाव का दूसरा प्रतिफलन क्या होता है? तुरंत नकलची बनना। तो हम एक तरफ हीनता, दूसरी तरफ नकल, इसमें हम फंस गए। और आपको मैं एक उदाहरण देता हूं विलियम बेंटिक का, क्योंकि कलकत्ते की बात हो रही थी। विलियम बेंटिक जो बंगाल का मतलब भारत का गवर्नर जनरल है, कलकत्ते में राजधानी है। और जैसा आप सब जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज कलकत्ते में गए 1824 में। कलकत्ते के पास एक कैंटोनमेंट एरिया है बैरकपुर। बैरकपुर में एक सिपाही विद्रोह हुआ, बड़ा सिपाही विद्रोह, करीब करीब वैसा जैसा 1857 में मेरठ में हुआ। लेकिन इस बार अंग्रेज़ों ने उसको कंट्रोल कर लिया, उसको शुरू में ही उसको दबा दिया। पर बहुत हिले हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। ये घबराहट कैसे पता चलती है? विलियम बेंटिक और भारत के में अंग्रेज उच्च अधिकारी और लंदन में बैठे उनके उच्च अधिकारियों के बीच पत्राचार, जो धर्मपाल जी के कामों में आपको मिल जाएगा, उन पत्राचारों में ये पता चलता है कि ये कितने घबराए हुए हैं। तो विलियम बेंटिक की एक पत्र है 1827 का, 3 साल बाद, 24 में विद्रोह होता है, 27 में ये पत्र लिखते हैं, नाउ देयर इज नथिंग टू वरी एज द एजुकेटेड इंडियन हैज स्टार्टेड इमिटेटिंग आवर वेज, ही हैज स्टॉप्ड गिविंग आर्म्स एंड contribution to the sadhus and mendicants, and with the money thus saved he is spending that money either to entertain us or to imitate us। आप सोचिए, बेंटिक लिख रहा है कि ये जो हिंदुस्तानी है ये पढ़ लिख लेने के बाद हमारी नकल करने लगे हैं। देयर इज नथिंग टू वरी, अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब वो हमारा विद्रोह नहीं कर रहे, हमारे जैसा बनने में अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं। इस एक वाक्य में कई बातें हैं कि भारत का समाज कितने पैसे दान देता था साधुओं को और मेंडिकेंट्स को, घुमक्कड़ साधुओं को, और वो पैसे अब नहीं दे रहा है उनको, और वो बचे हुए पैसे को अब हमारे जैसा बनने में, नकल करने में या हमको खुश करने में खर्च कर। ये बेंटिक लिख रहा है, भारत का सबसे उच्च अंग्रेज अधिकारी। तो भारत का चरित्र बदल रहा है, भारत इंडिया बन रहा है। ये जो लोग बदल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये भारत का नया एलीट वर्ग बदल रहा है। ये भारत में एक नई एलीट क्लास जन्म ले रही है इंडिया की, जिसको भारत से विस्थापित करके इंडिया में प्रवेश दिया जा रहा है। ये लोग आज से पहले भी 1827, 1824 अंग्रेज आने के पहले भी भारत में एलीट थे। ऐसा नहीं है कि एलीट हर जमाने में, हर देश में होते हैं। यूरोप को एलीट को आज भी आप देखिए, वहाँ का एलीट और वहाँ का साधारण के बीच में उतना बड़ा फासला नहीं है। पैसे का फासला है, लेकिन भाषा का नहीं है, बोली का नहीं है, कपड़ों का नहीं है। वो भी टाई पहनेगा, ये भी टाई पहनेगा, वो भी जीन्स पहनेगा, ये भी जीन्स पहनेगा, वो भी अंग्रेज़ी बोलेगा, फ्रेंच बोलेगा, ये भी अंग्रेज़ी फ्रेंच बोलेगा। उसके सांस्कृतिक प्रतीक वही होंगे, छुरी कांटे से वो भी खाना खाएगा, ये भी छुरी कांटे से खाना खाएगा। और हमारा पुराना एलीट, अंग्रेज़ों के आने के पहले का एलीट, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। बल्कि यहाँ के यूरोपीय ट्रैवलर्स की अगर आप किताबें पढ़ें, यहाँ पे 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद लगातार फ्रेंच,
इटालियन, पोर्टुगीज, स्पेनियर्स, ये लोग आते ही चले गए। कुछ उसमें मिशनरीज थे, कुछ खाली सिर्फ भारत को समझने के लिए आ रहे। क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि भारत बहुत समृद्ध है, वो ये जानते हैं कि यहाँ की विद्वता बहुत ऊंची है, यहाँ का गणित बहुत ऊंचा है, यहाँ की एस्ट्रोनॉमी बहुत ऊंची है, इसकी खबर उनको है, यहाँ के इस्पात की खबर उनको है, यहाँ के कॉटन की खबर उनको है, तो वो इस देश को समझना चाहते हैं। उनके वृत्तांत अगर आप पढ़ें तो बार बार आपको 4-5 बातें दिखाई देंगी। डिटेल्स में जाएंगे, सबके वृत्तांत अलग अलग हैं, पर जो मोटी बात निकल के आती है वो ये कि वो उनको ये समझ में नहीं आता है ये देश है क्या भाई। यहाँ का एलिट और यहाँ का साधारण दोनों ही बदन के ऊपर कपड़ा नहीं पहनते, दोनों ही पाँव में चप्पल नहीं पहनते, दोनों ही चटाई पे सोते हैं, दोनों ही खिचड़ी खाते हैं, तो इनके रहन सहन में इनको फर्क नहीं दिखाई देता। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है, क्योंकि उनके देशों में क्या होता है, जो एलिट है उन्हीं के शब्दों में, ही वेयर्स मोर क्लोथ्स देन आर नेसेसरी। जो एलिट होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, वो पाँव में बूट पहनते हैं, साधारण सैंडल पहनता है, वो बगी में चढ़ते हैं या घोड़े पे चलते हैं, साधारण पैदल चलता है। तो हर तरह से वहाँ का एलिट और वहाँ के साधारण के बीच में एक तरह का फर्क दिखाई देता है। यहाँ फर्क नहीं दिखाई देता। राजा महाराजाओं का और साधारण के बीच में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरे को कहने का मन कर रहा है, उदयपुर के राजा अंग्रेज़ों के आने के पहले अपने एक्सचेकर से 1000 रुपया महीने का लेते हैं, बाकी 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं ले सकते, 1000 रुपये महीने का। अंग्रेज़ जब वहाँ पे आते हैं, रेजिडेंट आता है, वो बोलता है ये क्या रिडिक्यूलस तुम ले रहे हो, यू शुड इंक्रीज योर, वी विल इंक्रीज योर एमोलिनेट्स। तो वो लोग 1000 रुपये महीने से 1000 रुपया दिन का उसको देने लगे, और इस राजा को समझ में नहीं आया कि मैं इस पैसे का करूं क्या। तो वो रोज दावतें देता है अपनी प्रजा को, सुबह और शाम, कि आओ भाई खाओ हमारे यहाँ, ये मेरे पास इतना पैसा है, मैं जानता नहीं क्या करूं इसका। बाद में ये लोग उसको समझाते हैं कि यू हैव टू बिकम सिविलाइज्ड, तुमको थोड़े मैनर्स आने चाहिए, तुमको अंग्रेज़ी आनी चाहिए, तुमको नाचना आना चाहिए, तुमको वाइन पीना आना चाहिए। तो अंग्रेजी गवर्नेंस और अंग्रेजी लोग आते हैं इनको सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें। आप अगर एक भी महल देखने जाएं राजस्थान में, आप मुझे एक भी महल बताइए जो 19वीं शताब्दी में भी बना हो। प्राय सारे महल जहाँ आज 5 सितारा होटल खुले हुए हैं, ये 20वीं शताब्दी के हैं, 19वीं के भी नहीं है। हमारे उससे पहले के जो निर्माण हुए वो किले के निर्माण हुए। किले की जो जिंदगी थी, किले का जो रहन सहन था, वो लग्जूरियस नहीं था, वो अय्याशी वाला नहीं था। कहने का मतलब ये है कि इन दस्तावेजों को देख के मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो तस्वीर हमने बना रखी है अपने विगत के बारे में, ये तो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, बिल्कुल खराब, गलत बना रखी है, और असलियत कुछ और है। और ये असलियत को हम पता कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो कुछ रह ही नहीं गया। तो धर्मपाल जी कहते थे, वी मस्ट बिल्ड अ स्पेक्युलेटिव माइंड। स्पेक्युलेटिव माइंड क्या होता है? आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको कहीं कहीं ग्लिम्पसेस दिखाई देंगे कि इतने सारे स्कूल थे, उदयपुर के राजा के साथ ऐसा हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। कुछ रविंद्र शर्मा से आपको समझ में आएगा और लोगों से समझ में आएगा। इन सारे डॉट्स को जोड़ करके आपको एक तस्वीर गढ़नी पड़ेगी अपने पास्ट की, और आज के साधारण के साथ अगर उसका आप मेल बैठाएंगे, मेल बैठ जाए, ये मैं कहता हूँ। तो वापस अपनी कहानी पे आता हूँ। जब मैं ये गांव में ये सब देखा तो हम लोगों ने एक और काम किया। गांधी जी से ही समस्या तो समझ में आ गई, लेकिन एक और काम किया। हमने अपनी पुस्तकों का, पाठ्य पुस्तकों का, आजकल एनईपी की बहुत चर्चा है, पाठ्य पुस्तकों का, 6 प्रकार की पाठ्य पुस्तकों का हम लोगों ने कंटेंट एनालिसिस किया। एनसीईआरटी की किताबें सीबीएसई स्कूलों में जो चलती है, आईसीएसई के, उत्तराखंड बोर्ड और ये आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड, और शिशु मंदिर और आरएसएस के जो स्कूल चलते हैं उनकी, और तमिलनाडु बोर्ड। और हमारा निष्कर्ष ये निकला साहब कि ऊपर ऊपर से फर्क है। कहीं राणा प्रताप पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं अकबर पढ़ाए जा रहे हैं, ये तो फर्क है। लेकिन अंदर में जो मानसिकता है वो एक ही जैसी है।
उदाहरण से समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश की एक पाठ्य पुस्तक है कक्षा 3 की, सरोजनी नायडू का पाठ है, और क्या लिखा है आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कक्षा 3 में बच्चे की उम्र ध्यान रखिएगा 8 साल 9 साल। उत्तर प्रदेश का बच्चा घर में अवधी बोलता है, कोई ब्रज बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, अलग अलग बोली भाषा के वातावरण से वो स्कूल में आता है। उसके दिमाग में पहले से रखा हुआ है कि अंग्रेजी बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ है, वो ABC भी नहीं जानता है। और स्कूल में आके सरोजनी नायडू पे जब वो पाठ पढ़ता है हिंदी की किताब में, उसमें लिखा है सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी, बोलती नहीं थी, लिख लेती थी। अरे मुझे तो ABC भी नहीं आता, और वो 5 साल में लिख लेती थी अंग्रेजी में कविता, और इसीलिए तो होशियार थी। देखिए ये दिमाग में उसके ये तार जुड़ते हैं, उसको आप उसका हीनता को और बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उस किताब का जो लेखक है वो जानबूझ के उन्होंने ये काम किया ना, जानबूझ के नहीं किया। और यही बात में मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, ये हमारे अंदर घुस गया है। आप इसको कैसे निकालेंगे? दूसरा उदाहरण देता हूँ, कक्षा 1-2 की किताब है, उसमें एक तस्वीर है जिसमें सोफा पर एक कमरा है, टीवी लगा हुआ है, नीचे कालीन है, और सोफा पर एक पुरुष और एक महिला बैठे हैं। पुरुष के सिर पे टोप है, अंग्रेजी टोप, सूट पहना हुआ है। सोफा पे बैठ के कौन टोप लगाता है मैं नहीं जानता, वो टोप पहना हुआ है और सूट पहना हुआ है, सोफा पे बैठा है। उसके बगल में शायद उसकी पत्नी एक महिला बैठी है, नीचे एक लड़की बैठी है। लड़के को हटा दिया क्योंकि हम जेंडर सेंसिटिव हो गए, तो अब सिर्फ एक लड़की है। उसके नीचे लिखा है स्वच्छ वातावरण, और दूसरी तस्वीर उसके बगल में है जो एक गांव की वातावरण की है, जहाँ खेत है, खलियान है, गाय है, भैंस है, गोबर भी है, और वहाँ क्या लिखा है? दूषित वातावरण। आप क्या कर रहे हैं? आप गांव की तस्वीर दे करके उसके नीचे दूषित लिख रहे हो, आप एक अंदर के कमरे की तस्वीर देख के उस पर स्वच्छ लिख रहे हो। छोटे बच्चा, क्लास 1 का बच्चा, उसके दिमाग में आप क्या बात डाल रहे हो? शहर गंदे नहीं होते, गांव साफ नहीं होता, क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं ये सिर्फ आपको 2 बड़े उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे मैं तमाम उदाहरण आपको दे सकता हूं हर एक पाठ्य पुस्तक से। सिर्फ यूपी की बात नहीं है, ये तमिलनाडु में भी ऐसा ही है, ये और किताबों में भी ऐसा ही है, और कॉन्ट्रडिक्शन से भरी है हमारी किताबें। एक जगह लिखा है कि रिसोर्स कंजर्वेशन होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी का सवाल है। दूसरी जगह लिखा है कि जापान और अमेरिका में प्रति आदमी इतनी गाड़ियां रखता है। उधर आप डेवलपमेंट को कंजम्पशन से जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप बात करें कि रिसोर्स कंजर्वेशन होना चाहिए, कम खपत करो। एक ही बच्चा 2 क्लास में 2 तरह की बातें पढ़ रहा है और किसी को होश नहीं है। ये साहब अभी भी हो रहा है। हम ये कह रहे हैं आप कंटेंट कुछ भी बदल दीजिए, पर अगर अंदर की जो लिखने वाले की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, उसका ध्यान ही नहीं जाना है इस बात पे। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में मैं गया हूँ, जब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उनका नाम पूछा जाता है, वो अपना नाम नहीं बताते, पदवी पहले बताते। मैं पवन गुप्ता नहीं हूँ, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता बोलता हूँ, मैं मेडिकल डॉक्टर भी नहीं हूँ। हो सकता है मुझे किसी ने मानद पदवी दी हो तो डॉक्टर। अरे भाई नाम पूछा जा रहा है, ये किसी और देश में नहीं होता, ये हमारे देश में होता है। मैं आपको बताऊं, करीब 10-1 साल पहले मेरी पत्नी पाकिस्तान गई थी कोई लिटरेरी फेस्टिवल में, तो वो लोग अमृतसर से लाहौर गए। अमृतसर में एक होटल में रुके, 5 सितारा होटल में, फिर लाहौर में एक होटल में रुके 5 सितारा या 3 सितारा होटल में। तो खाने के कमरे में गए। यहाँ आदत पड़ गई है कि भाई 5 सितारा में जाओ तो अपने वेटर से अंग्रेजी में बात करो, आप हिंदी में करेंगे, आप तेलुगु में करेंगे, वो अंग्रेजी में करेगा, ये भी हो गया है। वहाँ पे हमारी पत्नी ने वहाँ के वेटर से भी अंग्रेजी में बात की। पता है वो मुड़ के क्या बोलता है? बोलता आपको अपनी जुबान नहीं आती है क्या? वेटर बोलता है पाकिस्तान में। और हमारी क्या हालत है? ये क्या हो क्या गया है, ये इंडिया को हो क्या गया है, ये मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मैं अपना सिर पीट। परंतु ये जो मैंने गांव में काम किया,
यहाँ पे हुआ क्या कि ये किताबों को जब देखा तो मैंने किताबों को रख दिया साइड में और मैंने कहा अब हम विषय केंद्रित पढ़ाई नहीं करेंगे, हम वस्तु केंद्रित पढ़ाई करें, यानी रियलिटी को सेंटर स्टेज पे लाएंगे। विषय तो एक माध्यम है, विषय को हम परे रखते हैं, जो रियलिटी है उसको सेंटर स्टेज पे लाएंगे। तो रियलिटी कहाँ से लाएं? तो हमने कहा स्थानीयता को सेंटर स्टेज पे लाएंगे। स्थानीयता के दो आयाम, एक सांस्कृतिक आयाम, आप खेती कैसे करते हैं, आप कौन सा खाना खाते हैं, आप कौन से तीज त्योहार बनाते हैं, और एक भौगोलिक आयाम, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के नदी नाले, वहाँ के पशु पक्षी वगैरह वगैरह। इनको हमने सेंटर स्टेज पे ले आया और हमने पढ़ाई, स्कूल और गांव की दूरी को खत्म कर दिया, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो बच्चों को कहना पड़ता था तुम अपने बुजुर्गों से जाके पूछो, इस पेड़ के बारे में क्या जानते हैं, इस पक्षी के बारे में क्या जानते हैं, खेती के तरीके के बारे में क्या जानते हैं। और इस तरह से वो काम चला आगे। उसके विस्तार में नहीं जाता हूँ। 3-4 बहुत बड़े काम हो गए। एक तो लोक अपने आप मेरे स्कूल में आ गया, मुझे लाना नहीं पड़ा। लोक अपने आप मेरे स्कूल में आ गया, क्योंकि उनके बुजुर्ग अपने आप मेरे स्कूल में आ गए। बुजुर्गों के साथ उनका ज्ञान अपने आप स्कूल में आ गया। और बच्चे को हमने पूछा, ये सब जो तुम जानने लगे हो अब तुम कहाँ से तुमको मिला? बोला मेरे नाना से मिला, मेरे दादा से मिला। मैंने कहा वो पढ़े लिखे हैं? नहीं साहब, वो अनपढ़ हैं। तो फिर हमने कहा अनपढ़ तो हैं लेकिन शिक्षित है। तो ये अनपढ़ और शिक्षित का भेद हमने खत्म किया। और बच्चे को आपको देखना चाहिए था, मेरे पास कैमरा होता तो मैं तस्वीर लेता, कि उसके मन में एक ऐसा आभा कि अच्छा, मैं जिनको अनपढ़ मान रहा था और शर्म करता था वो शिक्षित है। मेरे पास एक दिन मेरी एक शिक्षिका आई, वो भी गांव की थी। मैं आपको उसकी पीड़ा बताता हूँ, हो क्या रहा है हमारे यहाँ। तो वो आई मेरे से बात करने, और उनके साथ एक बुजुर्ग थे, वो सुराल बोलते हैं हम लोग पहाड़ों में, सुराल जैसे हम पजामा जैसी कोई चीज़ गरम, वो पहने हुए थे और ऊपर में वैसा पहाड़ी कपड़े पहने थे, दूर खड़े थे। मैंने उस शिक्षिका को आ जाओ बैठ जाओ, उनको भी बोला नहीं नहीं वो वहीं ठीक है। आपको मेरे से बात की, चली गई। बाद में मुझे पता चला वो उसके पिताजी थे। उसको शर्म आ रही थी कि मेरे वो तो देहाती है, अनपढ़ है, उनको कहाँ यहाँ बैठा। ये सच्चाई है, आज की भी सच्चाई है। उसी तरह मैं आपको एक बीएसए की घटना, बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरे पास एक दिन आए, मुझे बोले पवन जी एक लड़की है हमारे पड़ोस की, मेरे कोई मित्र हैं, उनकी बच्ची है, गांव की है, उसको आप अपने स्कूल में रख लीजिए। तो मैं उनको बोला बैठिए, चाय वाय पिलाई, बात करने लगा। यही सब बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो बीएसए साहब थोड़े पिघल गए, अब अधिकारी से व्यक्ति बन गए, और उन्होंने कहा आप सच बोल रहे हैं, मेरा बच्चा, बीएसए का बच्चा, मसूरी के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल, एक सेंट जॉर्जेस स्कूल है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ, करीब 150 साल पुराना, बोला उसमें वो जाता है। क्योंकि मैं बीएसए हूँ, मुझे एडमिशन दे दिया उन्होंने। 4 साल से मैं अपने बच्चे के साथ खाना नहीं खा, क्या पता कुछ बोल दे उल्टा सीधा, मैं डरता हूँ उससे। अगर वो 200, 400, 500 रुपया मेरे से मांगता है, मैं उसको बिना पूछे दे देता हूँ। बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। मैं तो गंवार हूँ ना, मैं तो गांव का हूँ, बीएसए तो बन गया। ये उसने अपने मन की व्यथा मेरे सामने रखी। आप खरोचेंगे अगर हिंदुस्तान के उस वर्ग को जो भारत से इंडिया में प्रवेश करने को आतुर कातुर है, और रोज हो रहा है लाखों की संख्या में, उसकी यही हालत है। वो बहुत पीड़ा में है, पर अपनी पीड़ा छुपाता रहता है। और ये जब तक हम इस वर्ग को एड्रेस नहीं करेंगे, हम जब तक इस वर्ग को ठीक नहीं करेंगे, इस वर्ग के रोग को ठीक नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, हो रही है। तो जब मेरे स्कूल में लोक ने प्रवेश किया तो क्या पता चला कि हमारे लोग कितना जानते हैं भाई। हमें पता चला कि अगर कौवे का घोंसला कब बनता है? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में कौवे घोंसला बनाता है, अंडे देता है। और बसंत ऋतु में जो घोंसले की पोजीशन है पेड़ के अंदर, उस पोजीशन को देख के हमारा किसान बोलता है इस साल बहुत अच्छी बारिश होगी। बारिश कब होगी? बसंत ऋतु फरवरी मार्च, बारिश होती है जून जुलाई, 3-4 महीने का फासला है बीच में। और वो बोलता है इस बार अच्छी बारिश होगी या इस बार बारिश अच्छी नहीं होगी। कैसे? अगर
पेड़ के पत्तों के बीच में घोंसला बना है तो बहुत अच्छी बारिश होगी। अगर पत्ते नहीं है, बहुत कम पत्ते हैं और घोंसला बना है, इसका मतलब इस बार बारिश कम होगी। दूसरा, पश्चिमी आकाश को देख करके आदमी ये कहता है कि मेरे गांव में 9 महीने के बाद बारिश होगी। अगर पश्चिमी आकाश, आज का पश्चिमी आकाश शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा हो तब अगर रक्तिम है तो वो अपनी डायरी में नोट कर लेता है और 9 महीने बाद तिथि के अनुसार, ये जॉर्जियन कैलेंडर, मतलब ये मैं इस पे आऊँगा, ये तिथि के अनुसार अपने लूनर कैलेंडर के हिसाब से 9 महीने बाद उस गांव में जहां ये सूर्यास्त आज देखा गया बारिश हो के रहेगी। मैंने ये अपने साथ ये प्रयोग किया, मैं भी डायरी रखने लगा और मैंने पाया 95% एक्यूरेसी है। हाँ, इस तरह की बहुत सारी बातें। पंचमी के दिन आप लता लगाइए तो पंचमी तो लता फलेगी फूलेगी। अगर आप कृष्ण पक्ष में फसल को काटिए तो आपकी फसल में कीटाणु नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे। तो इस तरह की हजारों लाखों जानकारियां, ज्ञान जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारे फसलों से संबंधित है, हमारी खेती से संबंधित है, मौसम से संबंधित है, आचार व्यवहार से संबंधित है, ऐसी तमाम चीज़ें हमारे लोगों के पास आज भी सुरक्षित हैं। पर कहाँ हैं? एक भी चीज़ प्रोज फॉर्म में नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। एक भी चीज़ आर्टिकल या लेख के फॉर्म में नहीं है। हमारे लोगों का वो तरीका नहीं रहा है। हमारे लोगों का तरीका रहा है कविता में, दोहों में, चौपाइयों में, मुहावरों में, कहावतों में, इस तरह से है। कहानियों में, हमारे लोग कहानियों में बात करते हैं। मुझे बहुत बाद में पता चला कि मैं अगर अपने गांव वाले से बात करूं, पूछूं तुम्हारा नाम क्या है, नाम बता देगा, तुम क्या करते हो थोड़ा बहुत बता देगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर में वो बेचारा थोड़ी देर बाद उकता जाता है, तंग आ जाता है, वो नहीं बोलता। कैसे बात करता है? अगर मैं उसे कोई कहानी सुनाऊं, मैं उसे कोई आपबीती सुनाऊं, तो वो उसमें जोड़ देता है। मैं बोलूं हमारे घर में हम तरकारी ऐसे बनाते हैं, पालक की या सरसों की, तो वो अपने ही बात बताएगा, हाँ हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन आप पूछोगे कि तुम कैसे तरकारी बनाते हो, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाते। तो ये जो ट्रांजैक्शनल वे है हमारा बात करने का, मॉडर्न लोगों का, एक प्रश्न एक उत्तर, एक प्रश्न एक उत्तर, इसमें हमारा गांव वाला, हमारा भारत का साधारण अभ्यास, वो तो कहानी नुमा, लय नुमा वातावरण में बात करता है। तो ये सब हमें पता चला कि हमारे गांव का लोक ज्ञान इस तरह से है, इतना सारा है। अब इसमें जो मैं मुख्य बात आपसे करना चाहता हूं वो ये, कैसे किया होगा हमारे लोगों ने ये पता कि पश्चिमी आकाश अगर रक्तिम है तो 9 महीने बाद बारिश होती है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, डीप ऑब्जर्वेशन। आज की शिक्षा में ऑब्जर्वेशन सिर्फ केमिस्ट्री लैब में कहा जाता है और वो भी औपचारिकता है। ऑब्जर्वेशन होता है ध्यान, बहुत ध्यान से देखना, बहुत गहराई से देखना, देखने के बाद उस पर मनन करना, बिना किसी चेष्टा के मनन करना, और फिर आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द ट्रुथ रिवील्स इटसेल्फ। ट्रुथ जान, हम कोशिश करके ट्रुथ नहीं जानते, सनातन या ट्रुथ, इट रिवील्स इट्स, इट ओपन्स इटसेल्फ। ये मुझे पता चला ये सब करते करते, और ये हमारी शिक्षा में बिल्कुल नदारद है। मॉडर्न एजुकेशन में हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य तो प्रकट होता है। अगर आप ध्यान देते हैं सत्य प्रकट होता है। और इसके लिए जो विधि बनाई गई है हमारे यहाँ, वो है ध्यान और ध्यान आकर्षण। शिक्षक का काम है ध्यान आकर्षण करना। अगर चांद है, मुझे चांद दिखाना है, तो मैं अपनी उंगली उस तरफ करूँगा, बच्चे को उधर देखना पड़ेगा। मैं उसको दिखा नहीं सकता, देखना तो उसी को पड़ेगा। मैं ध्यान आकर्षण कर सकता। तो खासकर वो वास्तविकताएं, ये भी एक वास्तविकता है, ये कागज का टुकड़ा है, ये आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं कहूँ सम्मान, अगर मैं कहूँ प्रेम, कैसे दिखाऊं? सम्मान मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखो पाँव छू रहे हैं, वो सम्मान नहीं साहब। पाँव छूना सम्मान नहीं है। पाँव छूना सम्मान का प्रकटीकरण है, और वो प्रकटीकरण सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है।
तो प्रकटीकरण सम्मान, मैनिफेस्टेशन इज नॉट द रियलिटी, इट इज ओनली अ मैनिफेस्टेशन, फॉल्स और ट्रू। तो सम्मान आप कैसे दिखाओगे बच्चे को? पांव छूना सम्मान नहीं है, नमस्कार करना सम्मान नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, पर सम्मान कुछ और है, और गहरी चीज है, इंटेंजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है। प्रेम एब्स्ट्रैक्ट है, इसको आप कैसे दिखाओगे? इसके लिए आप सिर्फ ध्यान आकर्षण कर सकते कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसको सोच के तुमको अच्छा लगता, वो क्या लगता है उस पर फिर बात, और फिर उसमें ध्यान, हाँ यही सम्मान है। धर्मपाल जी के बारे में सोचते हो तो क्या होता है, आज भी प्रफुल्लित हो जाता हूं मैं, वो सम्मान है। ये हम ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि जो विधि है, पेडागॉगी है, और इस पे भागवत जी मैं आपका ध्यान विशेष करके दिलाना चाहता हूँ, एनईपी में कुछ करिए कि पेडागॉगी जो है हमारी, कंटेंट हो जाएगा, पर पेडागॉगी पे, मानसिकता पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जब तक नहीं बदलेगी, हिंदी में लिख दें जो चीज़ अंग्रेजी में लिखी गई है, उससे नहीं होने वाला। मानसिकता बदलनी पड़ेगी, लिखने वाले की, पढ़ाने वाले की मानसिकता, दोनों की मानसिकता। गुरु तो अब रहे नहीं, अब तो पेड टीचर्स हैं, उन्हीं से हमको काम चलाना है। लेकिन ट्रेनिंग से काम नहीं होगा। आपको ट्रेनिंग मत करिए, आप उनको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ाइए, आप उनको दर्शन पढ़ाइए। और दर्शन फिलॉसफी भी नहीं है, फिलॉसफी तो एक कैटेगरी हमने बना दी। ये सारी वेस्टर्न कैटेगरीज है, ये जितनी भी सब्जेक्ट कैटेगरीज है, ये वेस्टर्न कैटेगरीज हैं। इसमें हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं छूट जा रहा है, क्योंकि कैटेगरी का मतलब ही होता है एक्सक्लूसिविटी। आपने ज्योग्राफी को बोल दिया ये ज्योग्राफी है, और आपने साइंस को कह दिया ये साइंस है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न ज्योग्राफी में आती है न साइंस में आती है, वो कहाँ जाए? हमारे दर्शन में तो मनोविज्ञान भी है, हमारे दर्शन में तो फिलॉसफी भी है, हमारे दर्शन में तो बहुत कुछ है, पर इन्होंने फिलॉसफी को एक कैटेगरी बना दिया। पूरे के पूरे बुद्ध वचन, पूरे महावीर वचन उसमें आ ही नहीं सकते। वो बोलते हैं साहब ये तो, कभी बोल देते हैं साइकोलॉजी है, कभी बोल देते हैं ये फिलॉसफी है, उसको कहीं रख ही नहीं पाते वो लोग। तो हम लोगों को बहुत फंडामेंटल वे में विचार करना पड़ेगा, नहीं तो हम उसी चीज को दोहरा देंगे कुछ और तरीके से, जो सदियों से हो रहा है। मेरा ये मानना है कि जब अंग्रेज भारत आए, और ये जो यूरोपीय ट्रैवलर्स को देख करके मुझे लगा कि इनको ये बात तो समझ में आ गई कि इस देश में बहुत बड़ी शक्ति है, यहाँ चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते लोग। जगह जगह ऐसे वृत्तांत है कि यहाँ लोग चोरी नहीं करते, इधर घरों में ताला नहीं लगता, झूठ नहीं बोलते। आपको पता है पटना हाईकोर्ट 1916 में बना है, नया है। वहाँ का जज बोलता है एक जगह, व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस वेयर आफ्टर टेकिंग ओथ ऑन द गीता और द कुरान द फेलो वुड रादर हैंग हिमसेल्फ देन टेल अ लाई। आप सोच सकते हैं, जज का ये ऑब्जर्वेशन है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, फांसी लटक जाएगा। तो ये क्या हो क्या गया 100-150-200 साल में हमारे यहाँ? ये बात हमको सोचनी पड़ेगी। इनको जो अचंभित करता है वो ये कि ये लोग झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, ऊंच नीच का फर्क नहीं है, अमीर गरीब का ज्यादा फर्क नहीं है। ये कोई शासना आदेश से नहीं हो रहा है, डंडे के बल पे नहीं हो रहा है, ये स्वतः हो रहा है। और ये बात उनको बहुत डराती है भारत के बारे में। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ भारत, और ये स्ट्रेंथ से वो डरते हैं। तो जब अंग्रेज आए, उन्होंने पहला काम किया शिक्षा से यहाँ के लोगों का मानस बदलना, और एक नई एलिट क्लास पैदा करना जो अपनी जड़ों से कटा हुआ तो है ही, पर अपनी चीज़ों से लगभग नफरत करता है, या शर्म तो करता ही है। चाहे वो अपने कपड़े हों, चाहे खाने का तरीका हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो। और कलकत्ता देखिए, एक यूनिक जगह है जहाँ धर्म और संस्कृति को बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने। आप वहाँ कलकत्ता की दुर्गा पूजा देखिए, और आप बंगाल की दुर्गा पूजा देखिए। बंगाल की दुर्गा पूजा बिल्कुल अलग, कलकत्ते की दुर्गा पूजा बिल्कुल अलग। कलकत्ते की दुर्गा पूजा में धर्म का एलिमेंट को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। जिस दिन बंगाल एक पूरा प्रांत है पूरे देश में, जहाँ पूरी तरह से बंगाल को अगर कोई डोमिनेट करता है पॉलिटिकली और कल्चरली, तो वो करता है कलकत्ता। जबकि बंगाल बेचारा बिल्कुल अलग है।
महाराष्ट्र में सिर्फ बम्बई डोमिनेट नहीं करता, नागपुर भी है, पूना भी है, बम्बई की खाली नहीं चलती। ऐसे ही बिहार में पटना की खाली नहीं चलती, ऐसे ही कर्नाटक में सिर्फ बेंगलोर की नहीं चलती, वैसे ही यहाँ पे सिर्फ हैदराबाद की नहीं चलती, लेकिन बंगाल में सिर्फ कलकत्ते की चलती है। आप उनके एमपीज राज्यसभा के उठा के देखिए, पिछले 25-30 साल से सबके सब कलकत्ते के होंगे, 90% कलकत्ते के होंगे। ये क्या बात है? जो अंग्रेजों ने डोमिनेशन शुरू किया, जो एलीट क्लास वहाँ पे पैदा की, वही एलीट बंगाल को डोमिनेट कर रहा है और वही एलीट इंडिया को डोमिनेट कर रहा है। अब एक स्तंभ, कहते हैं ना डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं, एक स्तंभ में थोड़ी सी सेंध लगी है भारत की, एक स्तंभ में 2014 से, और ये बाकी 3 स्तंभ तिलमिला रहे हैं, उसी की वजह से तिलमिला रहे हैं। ये मैं मानता हूं भारत में और कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई है इंडिया और भारत की। भारत में लड़ाई है एलीट और नॉन एलीट की। जिस दिन बंगाल, आप बंगाल को दे देंगे कलकत्ते से पिंड छुड़ाकर, उस दिन इंडिया भी भारत हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जब इन सब बातों पे ध्यान गया, मैं जो कौवे वाली बात और लाल, तो हमने एक चीज निष्कर्ष निकाला कि 3 प्रश्न होते हैं ना सबसे महत्वपूर्ण, क्या, क्यों और कैसे। आज की साइंस की चक्कर में, मॉडर्न साइंस के चक्कर में हम लोगों ने क्या को छोड़ दिया, हमारा फोकस कहाँ हो गया, क्यों पे हो गया। हर बच्चा अपने को इंटेलिजेंट बताने के लिए क्यों का प्रश्न करता है, और कैसे का तो करता ही है, कैसे करे। क्या को छोड़ दिया, और क्या का उत्तर ही रियलिटी का उत्तर है, क्या का उत्तर ही सनातन का उत्तर है, क्या का उत्तर ही सत्य का उत्तर है। क्यों का उत्तर सत्य का उत्तर नहीं है, कारण है वो तो। और कारण जो है हमारी भारतीयता में 2 प्रकार के होते हैं ना, उपादान और निमित्त। तो जब ये कारण बोलते हैं कि कारण बताओ, तो निमित्त कारण बोलते हैं, और निमित्त कारण भी एक से अधिक होते हैं। जो सबसे प्रमुख होता है उसको हम पेश कर देते हैं और सुनने वाला सेटिस्फाई हो जाता है और हम मान लेते हैं कि हमने क्यों का उत्तर दे दिया। पर क्या नदारद है, अगर क्यों का उत्तर सही होता तो आप मुझे ये बताइए, 150 साल में दुनिया में कितनी दवाइयाँ हमने एक बार शुरू की, बाजार में लेके आए, लोगों का इलाज किया और फिर उसको बैन कर दिया। आप अगर उठा के लिस्ट देखेंगे, हजारों में जाएगी वो लिस्ट। हजारों दवाइयाँ हुई हैं पिछले 150 साल में, जिनको मार्केट में इंट्रोड्यूस करके हमने विड्रॉ किया है। अंग्रेजी दवाई, एलोपैथी में ऐसा, अपने आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। एलोपैथी में 150 साल में हजारों दवाइयाँ इंट्रोड्यूस करने के बाद वापस चली गई। क्यों? क्योंकि हमने क्या को नहीं देखा, हमने सिर्फ क्यों को देखा, हमने कैसे को देखा। और क्यों और कैसे हमेशा ही अधूरे इस सेंस में होते हैं कि कैसे करूं, मैं यहाँ कैसे बोलूं, माइक है, 1000 लोग बैठे हैं, मैं एक तरह से बोलूँगा। अगर हम लोग 10 लोग बैठेंगे और बात करेंगे, मैं दूसरी तरह से बोलूँगा। मैं अगर अपने बाहर में बगीचे में बैठेंगे तो तीसरी तरह से बात करूँगा। छोटे बच्चे होंगे, चौथी तरह से बात करूँगा। कैसे स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है। और क्यों का उत्तर एक से अधिक होते हैं, एक ही उत्तर हो ऐसा नहीं है, पर क्या का उत्तर एक होगा, सनातन होगा, स्थायी होगा। हमारी शिक्षा में उसका स्थान नहीं है। हमारी शिक्षा में ये कैटेगरीज की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी जो गलती हो रही है और जिससे हमारा दिमाग बदल रहा है, वो हो रही है कि हम हर जानकारी को ज्ञान मान रहे हैं। हमारी जनरल नॉलेज की किताब उठा के देखिए आप, हमको एक भी लाइन उसमें बताइए जो ज्ञान हो। जनरल नॉलेज, कवर पेज पे लिखा है नॉलेज, अंदर में जानकारियाँ। ये क्या बात, क्यों है ऐसा? मैं इसकी तह में जाना चाहता हूँ। ये कब से ये षड्यंत्र शुरू हुआ कि आप नॉलेज के नाम पे जानकारियाँ दे रहे हैं? जब ऐसा करते हैं तो आप बोलिए क्या होता है? बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये नॉलेज और जानकारी एक ही है, तो हर जानकारी को वो नॉलेज की तरह ग्रहण करता है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर कोई जानकारी आ गई तो वो ये लेता है कि ये तो ज्ञान है। बीबीसी ने कुछ कह दिया तो ज्ञान है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा है।
अगर WHO ने कुछ कह दिया तो वो ज्ञान है, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा करनी है किसी साम दाम दंड भेद से। और यही नैरेटिव बिल्डिंग जो जिस पे आज बहुत काम हो रहा है, यही है कि आप अपनी ऐसी बताइए कि आपने अगर कह दिया, फलान बॉडी ने कुछ कह दिया तो ये तो सही होगा, फिर आप झूठ बोलते चले जाइए और लोग उसको ज्ञान की तरह ग्रहण करेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में, हमारी शिक्षा में ज्ञान और जानकारी नाम रह गए हैं दो, पर हमने इनको गड्ढमड्ढ कर दिया है और ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। साइंस की पढ़ाई कैसे हो रही है स्कूल में? हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बच्चा, ये टीचर पढ़ा रहा है, किताब बोल रही है और बच्चा ये ग्रहण कर रहा है और उसको बोला जाता है ये साइंस बोल रही है, ये सच है। न बच्चे को पता है उस सच का, न किताब लिखने वाले को पता है उस सच का, न टीचर को पता है उस सच का। तीनों मान रहे हैं, जानते नहीं है। पर मानने को भ्रम में ये रहते हैं कि मैं जान गया, अब मैं अपने माँ बाप से ज़्यादा होशियार हो गया, ज़्यादा ज्ञानी हो गया। उनको नहीं पता है कि लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड पे चलती है, या सूरज और पृथ्वी की दूरी इतनी है, ये हम पढ़ा रहे हैं। तो हम ये नहीं कहते कि भाई हम मान रहे हैं कि ये दूरी इतनी है। साइंस के बड़े लोग ये कहते हैं कि दूरी इतनी है, हम जानते नहीं हैं, अभी तुम इसको स्वीकार कर लो, बाद में पता कर लेना। ऐसे नहीं पढ़ाते। हम पढ़ाते ऐसे हैं जैसे कि वेद वाक्य पढ़ा रहे हैं। ये ठीक आप पढ़ा रहे हैं, पर उसके वजह से उसका जो उसका एक इम्प्लीकेशन होता है दिमाग में, वो तो ये होता है कि बच्चा ये मान लेता है कि मैं जान गया। जानता नहीं है, बिना जाने मान लेता है कि मैं जान गया। अब देखिए, मेरा एक साधारण गांव वाला जब वो गंगा में स्नान करता है या एक श्राद्ध की कर्मकांड करता है, आप उससे पूछिए भाई क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि मैं मानता हूं कि ऐसा करने से ये होता है। मेरे पिताजी भी मानते थे, मेरे दादाजी भी मानते थे, मैं भी मानता हूं। उसको बोलने में शर्म नहीं है कि मैं मानता हूं। आज का पढ़ा लिखा जब डॉक्टर के पास जाके पैथोलॉजी की रिपोर्ट लेकर के कोई दवाई ग्रहण करता है, उसके दिमाग में एक नक्शा होता है कि मैं जानता हूं मैं क्या कर। तो एक वर्ग है भारत का जो मानता है कि मैं मानता हूं। एक वर्ग है ये पढ़ा लिखा इंडियन जो इस भ्रम में रहता है कि मैं जानता हूं, पर जानता नहीं है, वो भी मान ही रहा है। लेकिन ये पढ़े लिखे के साथ होता क्या है, जब ये मान लेता है कि मैं जानता हूं, तो इसका दिमाग अब बंद हो गया, इसके जानने के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि दिमाग उस तरफ काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसने तो पहले ही मान रखा है कि मैं जानता हूं। तो अब जानने की कोई बात ही नहीं है। जो ये मानता है कि मैं मान रहा हूं, उसके लिए वो दरवाजे खुले हुए हैं कि किसी दिन वो जान सके। तो हम ये माइंड, ये जो हमारा मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है, उस पर हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि 200 साल से इस देश में इसी पे काम हुआ है और हमारी मानसिकता बिल्कुल अनजाने में बदल दी गई है। हम अपनी जड़ों से कट गए हैं, हम एक झूठे अहंकार में जीने लगे हैं। हमको वो भारत का साधारण या तो बेचारा लगता है या निकम्मा लगता है, पर दोनों को ये लगता है कि वहाँ से उठ के अब यहाँ आए तभी ठीक होगा, जबकि वो ज़्यादा मूल्यवान जिंदगी जी रहा है, ज़्यादा सच्चा है, ज़्यादा लोग के साथ तादाद में रखता है, और वो भारत की शक्ति है। 1750 में भारत में 33% उत्पादन होता था। हम बहुत लोग जानते हैं इस बात को और इसकी बहुत महिमा हम गाते हैं, लेकिन कोई इसके साथ इस चीज़ को नहीं जोड़ता कि भारत में उस समय झूठ नहीं बोलते थे लोग, चोरी नहीं करते थे, और वो लोग गरीब और अमीर का बीच का फासला बहुत कम था। चिंगलपेट की एक रिपोर्ट है 1780 की, धर्मपाल जी के काम में आपको मिल जाएगी। चिंगलपेट जिला यहीं दक्षिण में, और वहाँ की रिपोर्ट है कि यहाँ पे हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के बीच में क्या फ़र्क है। तो हाई इनकम ग्रुप की टोटल इनकम साल की कंजम्पशन, क्योंकि इनकम का तो कोई नौकरी तो करता नहीं है, तो कंजम्पशन निकाला उन्होंने, 20 रुपया कुछ आना कुछ पाई अमीर लोग खर्च करते हैं। जो सबसे गरीब तबका है वो 9 रुपया कुछ आना कुछ पाई, मिडिल इनकम ग्रुप 14 रुपया कुछ आना कुछ पाई। गरीब और अमीर के बीच का फासला 1:2.3, 1:2.3।
आज आप सिंगल पेट जिले में चले जाइए और गरीब और अमीर के बीच का फासला करिए, एक 1:50, 1:60 निकलेगा। तो इनको ये पता है कि भारत, वो जो 33% यहाँ का उत्पादन है, उसके साथ चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अमीर गरीब के बीच का फासला कम है, शासन की वजह से नहीं। यहाँ कोई कम्युनिज्म नहीं है, ऐसा ही समाज है। यहाँ की व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, राजकीय व्यवस्था नहीं है। ये जो है, इस बात को कम, आज की रियलिटी अलग है, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात को हमको समझना तो पड़ेगा। उसका टेंशन तो हम में आए कि हाँ, इस ओर हम जाएं कैसे, हम करें क्या। क्योंकि हम ये हार मान लेंगे कि नहीं, इसमें तो जो आज है उसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, तो नहीं चलेगा। और उसके लिए एक रास्ता मुझे दिखाई देता है। अब थोड़ी बात होने लगी है, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। एक व्यक्ति को मैं करीब 4 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और बहुत विनम्रता से और बहुत झिझक के साथ मैं उनका नाम ले रहा हूँ। विदेशी हैं, उनका नाम है, रशियन है, उनका नाम है अलेक्जेंडर डुगिन। अभी भारत आए हुए हैं, मैंने कल ही मुझे पता चला कि दिल्ली में आए हैं। अलेक्जेंडर डुगिन एक फिलॉसफर है, और वो शायद राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार भी है। पिछले 4 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। वो आदमी डंके की चोट पे बोलता है, ये जो वेस्ट ने एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया है, पूरी दुनिया एक ही तरीके से चलेगी, ये अब नहीं चलेगा। वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। और वो ये कह रहे हैं, भारत की बहुत, कल ही उन्होंने अखंड भारत की बात की है, उस आदमी अखंड भारत की बात की है। वो कहता है भारत एक महान सभ्यता है, चीन एक महान सभ्यता है, रूस एक महान सभ्यता है, और भी बहुत सारी दुनिया में महान सभ्यताएं रही हैं। उन सबके अपने अपने जीवन के जीने के तरीके हैं, उन सब की अपनी अपनी समझ है, और बहुत ऊंची समझ है। वो आपकी इक्वालिटी, आपके फ्रीडम, आपके राइट से मेल नहीं खाती, क्योंकि आपका फ्रीडम तो एक आइडिया है। फ्रीडम का मतलब, आज पूछिए किसी बच्चे से पढ़े लिखे, उसका मतलब है उसके दिमाग में, आई विल डू व्हाट आई लाइक, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, ये मेरा फ्रीडम है। तो मैं लड़का हूं, लड़की बन के रहूंगा। ये हो रहा है अमेरिका में, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है। मैं लड़का हूं, लड़की बन के रहूंगा, मैं लड़की हूं, लड़का बन के रहूंगी, ये मेरा फ्रीडम है। आप कौन होते हैं बीच में? तो यहां तक ये जा रही है। फ्रीडम इज जस्ट एन आइडिया, देयर इज नो रियलिटी बिहाइंड इट। हमारा जो स्वतंत्रता की बात है, भारत स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की बात नहीं करता। स्वतंत्रता है स्वतंत्रता। हम अपने सिस्टम को, मेरी व्यवस्था, मेरी निजी व्यवस्था और इस अस्तित्व की व्यवस्था को समझ करके जब मैं उसके अनुसार जीता हूं, जो कि मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं स्वतंत्र होता हूं। स्वतंत्रता इज एन आउटकम, इट इज नॉट समथिंग टू बी आस्क्ड, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी स्वतंत्र। फ्रीडम हैज टू बी सॉट फ्रॉम समवन, दूसरे से लेना पड़ेगा। और फिर आप इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर आपको लेना ही पड़ रहा है तो आप किसी से मांग रहे हैं, तो जिससे मांग रहे हैं वो तो आपसे ऊंचा हो गया। तो ये जो भारत है, जो यूरोपियन ट्रैवलर्स के भी उसमें आता है, इज अ नॉन हेरार्किकल सोसाइटी। यहाँ पे स्वायत्त यूनिट्स हैं, जाति की स्वायत्त यूनिट है, गांव की स्वायत्त यूनिट है, परिवार की स्वायत्त यूनिट है, कुटुंब की स्वायत्त यूनिट है। और ये सब स्वायत्त यूनिट अपने आप में ऑटोनॉमस हैं, स्वायत्त हैं, और अपने से बड़ी व्यवस्था में ये भागीदारी कर रही हैं। वो सिस्टम, उसका नाम रविंद्र शर्मा ने उसको बहुत अच्छी तरह से बताया, वो जो जजमानी सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। अब उसको आप रेप्लिकेट शायद ना कर पाए, लेकिन सिद्धांत तो रेप्लिकेट हो सकते। अगर उन सिद्धांतों को हम लेकर के उसको रेप्लिकेट करने के लिए कम से कम सोचा तो जा सकता। तो भारत इज अ नॉन हेरार्किकल सोसाइटी, इंडिया इज अ हेरार्किकल सोसाइटी, वर्ल्ड पश्चिम इज अ हेरार्किकल सोसाइटी। और मुझे ये लगता है कि हमको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जाना चाहिए, जहां भारत किसी के साथ नहीं है, पर अपनी स्वायत्तता, अपने सिद्धांतों, अपने सनातन के नियमों के अनुसार उसकी बैठक पे हम आगे बढ़ें। तो मैं ये 2 चीज़ें मैंने मुख्य तौर पे आपके सामने रखने का प्रयास किया। एक, हम शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे दिमाग बदला। अंग्रेज़ों ने जो किया, बेंटिक ने जो किया, मैकॉले ने जो किया, ट्रेवेलियर ने जो किया, शिक्षा के मार्फत हमारा दिमाग बदला। शिक्षा का कंटेंट सिर्फ बदलने से ठीक नहीं होगा,
दिमाग बदला गया, हमको वो भाव दिया गया कि तुम हीन हो, तुम लोग हम लोग श्रेष्ठ हैं, तुम हीन हो। ये कंटेंट से नहीं हुआ, ये बहुत सटल तरीके से हुआ। और ये दिमाग की कैटेगरी बदल के हुआ। हमको भी दिमाग की कैटेगरीज पे काम करना होगा। हमको अपनी कैटेगरी बनानी पड़ेगी, हमको धर्म की कैटेगरी बनानी पड़ेगी। रिलीजन की कैटेगरी से इतर, रिलीजन धर्म नहीं है। पर आज इंडिया के 90% लोगों से अगर आप पूछिए कि धर्म का क्या मतलब है, बोलेंगे रिलीजन। तो हमारी धर्म की कैटेगरी गई कहाँ? अगर हमने धर्म को रिलीजन बना दिया तो धर्म गया कहाँ? हमको धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए दिमाग की कैटेगरीज पे काम करना पड़े। तो एक तो यहाँ काम करें और दूसरा हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ें। हम पश्चिम के प्रभाव से और पश्चिम के मोह से मुक्त हो। पश्चिम का मोह अभी भी हमको जकड़े हुए है। हम कहीं ना कहीं पश्चिम के मोह में बहुत फंसे हुए हैं। हमको लगता है अमेरिका में ट्रम्प साहब आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रम्प साहब वाइट अमेरिकन हैं, इसको मत भूलिए। वही वाइट अमेरिकन जिन्होंने पूरे नेटिव अमेरिकन को ख़त्म कर दिया, वही मानसिकता वाले लोग हैं। अपने लिए ठीक है, टेम्परेली अपने लिए ठीक है, वो ठीक है, लेकिन लेट अस बी आवर ओन पीपल। तो मैं ये दो ही चीज़ें मुख्य तौर पे मैं कहना चाहता था। लोग अपने आप सतह प्रवेश करेगा हमारे। और हाँ, एक बात मैं छूट गया, मैं बहुत सिलसिलेवार बात नहीं करता हूँ, उसके लिए क्षमा करें। एक बात छूट गई, जरूरी बात है कि मुझे एक बार दिल्ली के बड़े बुद्धिजीवी ये बोलते थे एक समय कि अंग्रेज़ी और तमिल, अंग्रेज़ी और हिंदी में वही फ़र्क है जो कि तमिल और हिंदी में है, तो अंग्रेज़ी को हम इतना क्यों वो करते हैं। तो मैंने भारतीय भाषाओं पर यही हैदराबाद शहर में IIIT में एक सम्मेलन किया भारतीय भाषाओं पे। और आपको पता है इतनी सुंदर बात उसमें निकल के आई। उसमें एक बात हमको समझ में आई कि सारी समस्त भारतीय बोली और भाषाओं में सब कुछ होता है। अंग्रेज़ी और यूरोपियन भाषाओं में सब कुछ कोई करता है। हमारे यहाँ मेरा हाथ जल गया, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया। हम तमिल में भी ऐसे ही बोलते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, मराठी में भी, गुजराती में भी सब कुछ होता है। बारिश हो गई। अंग्रेजी में, यूरोपियन भाषा में आई बर्न्ट माई हैंड, शी गॉट मैरिड, शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड। मतलब कोई करने वाला है, कर्ता भाव है। हमारे यहाँ होने का भाव है। सो वी आर अ हैपनिंग सिविलाइजेशन बिकॉज वी नो वी आर नॉट द डूअर्स। हम सिर्फ निमित्त कारण हैं। अब आप सोचिए गीता का वो श्लोक कैसे हमारी भाषाओं में पिरो दिया गया है, या वो बात थी और गीता ने उसको कह दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सत्य की बात है। गीता का वो श्लोक उपदेश नहीं है, वो सत्य का प्रपोजल है। आप उसको देख सकते हैं, अगर चाहें तो देख सकते हैं। तो हम गीता को भी उपदेश हमने बना दिया। मेरे हिसाब से गीता सिर्फ एक सत्य का प्रस्ताव है और ये हमारी भाषाओं में पिरोया गया है, क्योंकि हम ये मानते हैं हम सिर्फ निमित्त हैं, हम उपादान नहीं हैं। तो हमको ये निमित्त से उपादान की ओर जाना है, उसके लिए हमको प्रयास करना है। क्योंकि अगर जब तक नहीं करेंगे तो हम हैं तो हैपनिंग वाले, और अंग्रेजी के चक्कर में हम डूइंग वाले बन गए, न घर के न घाट के। अब हमको एक तरफ हो जाना चाहिए। नमस्कार।